जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस की बुक का क्लास 8 का। आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में। देखिए, क्लास 6 की साइंस की बुक में जब हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स क्या होते हैं? एक्चुअली हम जो कपड़े पहनते हैं वो बेसिकली एक पर्टिकुलर फैब्रिक के बने होते हैं, और वो फैब्रिक किससे बनता है? फाइबर्स से। तो हम जैसे भी कपड़े पहनते हैं, जो भी कपड़े हम पहनते हैं वो पर्टिकुलरली किसी न किसी फाइबर से बना होता है। ठीक। मैंने आपको वहां बताया था कि फाइबर्स एक्चुअली दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर मतलब ऐसे फाइबर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कॉटन है या जो जूट है वो हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। और जो हमारा वूल है या सिल्क है वो किससे मिलता है? हमें एनिमल से मिलता है। तो जो भी हमें फाइबर्स प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं उनको हम प्लांट फाइबर्स, उनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। यार, इसके अलावा एक और भी फाइबर होता है, दैट इज आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर मतलब ऐसा फाइबर जो हमें नेचुरली नहीं मिला है, मींस दैट इज मेड ऑफ मैन मेड फाइबर। दैट इज अ मैन मेड फाइबर। मतलब वो कई सारे केमिकल्स को मिला करके बनाया जाता है जिसको हम मैन मेड फाइबर कहते हैं। और इसी को कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर्स। इसी को क्या बोला जाता है? सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स एक्चुअली है क्या? ये एक आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, मैन मेड फाइबर्स हैं। क्लियर? जो कई सारे केमिकल सब्सटेंस को एक साथ ज्वाइंट करके एक फाइबर बनाया जाता है, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स। इसका यूज बहुत ज्यादा है कॉमर्शियल मार्केट में। अगर देखा जाए तो आज की डेट में जो भी कपड़े हम पहनते हैं तो वो पूरा नेचुरल फाइबर नहीं होता, उसमें कुछ परसेंटेज सिंथेटिक फाइबर्स भी होता है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट वेरी कॉस्टली एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। क्लास 6 में हम लोगों ने उन फाइबर्स के बारे में पढ़ा था जो हमें प्लांट से मिलते थे। जैसे हमने क्लास 6 में कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जब हमने क्लास 7 में फाइबर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने एनिमल्स के द्वारा पाए जाने वाले फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। जैसे हमने वूल के बारे में पढ़ा था, हमने सिल्क के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। क्लियर? तो सिंथेटिक फाइबर्स एक्चुअली में एक आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं या जिसको हम मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं। अब ये सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या है? मतलब सिंथेटिक फाइबर्स अगर हम बात करें तो सिंथेटिक फाइबर्स एक्चुअली हैं क्या? तो सिंथेटिक फाइबर्स एक्चुअली एक चेन होती है। जैसे कि आप देखें कि कोई स्मॉल स्मॉल यूनिट्स अगर आप एक साथ उनको ज्वाइन कर दें तो वो एक चेन के फॉर्म में आ जाती है। जैसे आपने कभी नेकलेस देखा है, तो नेकलेस में क्या है कि कई सारे पॉइंट्स को एक साथ मिला करके एक चेन बनाया गया है। तो ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर में भी क्या होता है कि जो हमारे स्मॉल केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको इस तरीके से ज्वाइन करके एक चेन फॉर्म में बनाया जाता है, और इसी को बोला जाता है। और इससे क्या करा जाता है? एक बड़ी यूनिट बनाई जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये हमने, अगर आप इस ब्लॉक को केमिकल सब्सटेंस मान लें तो यहाँ पर कई सारे केमिकल सब्सटेंस को मिला करके हमने क्या बनाया? एक बड़ा सिंगल यूनिट, लार्ज यूनिट बनाई है। इसी को बोला जाता है पॉलीमर। इसी को क्या बोला जाता है? पॉलीमर। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली में क्या है? ये एक चेन है। मतलब सिंथेटिक फाइबर एक चेन है स्मॉल यूनिट्स की, जिनको एक साथ ज्वाइन करके बनाया गया है। अब ये स्मॉल यूनिट्स एक्चुअली में है क्या? केमिकल सब्सटेंस। ये क्या है? केमिकल सब्सटेंस। और इन केमिकल सब्सटेंस को जब कंबाइन करके एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाया गया तो उसको बोला गया पॉलीमर। तो सिंथेटिक फाइबर एक तरीके से पॉलीमर भी कहलाता है। अगर हम पॉलीमर्स का समझें तो पॉलीमर एक्चुअली दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। यहाँ पर एक ग्रीक वर्ड है पॉली, जिसका मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब ग्रीक वर्ड में क्या होता है? मैनी। और मर, अगर हम बात करें मर का, तो ये क्या होता है? यूनिट।
तो इसका पॉलीमर का मतलब ही यही होता है कि कई सारी यूनिट्स मिला करके एक लार्ज यूनिट बनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं पॉलीमर्स। क्लियर हो रहा है? तो ये है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स। तो मैंने आपको क्या बताया, सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स एक्चुअली कई स्मॉल यूनिट्स को ज्वाइन करने के, क्या कई स्मॉल केमिकल सब्सटेंसेस को ज्वाइन करके एक सिंगल यूनिट बनाई जाती है, जिसको पॉलीमर कहा जाता है। ये मैन मेड फाइबर है, इसको आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये लोगों के द्वारा बनाया गया है। ये हमें नेचुरली अवेलेबल नहीं होता है, ये लोगों के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर? तो ये था हमारा जो था, ये है हमारा सिंथेटिक फाइबर। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था नेचुरल फाइबर्स के बारे में, तो नेचुरल फाइबर्स में भी कई टाइप्स थे, जैसे कॉटन था, वूल था, जूट था, सिल्क था। तो ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। हमें एक एक करके उसको समझना है कि सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है रेयॉन। सबसे पहले आता है रेयॉन, जिसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। ठीक है? इसके अलावा आता है पॉलिएस्टर। क्लियर? इसके अलावा आता है नायलॉन। तो बेसिकली, ठीक है, और ये हमारा जो रहता है, ये रहता है एक्रेलिक। ठीक? तो ये बेसिकली चार सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। एक होता है रेयॉन, जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। दूसरा होता है पॉलिएस्टर, तीसरा होता है नायलॉन, और चौथा होता है एक्रेलिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेयॉन के बारे में। अगर हम रेयॉन की बात करें, तो रेयॉन एक्चुअली आर्टिफिशियल सिल्क है। मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल सिल्क फाइबर, वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? वो एनिमल से ऑब्टेन होता है, सिल्क वॉर्म से। क्लियर? ये जो फैब्रिक बनाया गया है सिल्क फाइबर का, ये भी एक तरीके से उसी तरीके से सिल्क की ही प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, और इसमें भी वही क्वालिटीज होती हैं जो सिल्क में होती हैं। क्लियर? तो ये कई बार से, कई टाइम से ये अटेम्प्ट किया जा रहा था, कई टाइम से ये चीज की जा रही थी कि एक ऐसा फैब्रिक बनाया जाए जो सिल्क से सिमिलर हो। सिल्क से सिमिलर हो, क्योंकि ओरिजिनल सिल्क की अगर हम बात करें, दैट इज वेरी कॉस्टली। क्लियर? वो बहुत कॉस्टली होता था, क्योंकि उसका टेक्सचर जो होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। इसी कारण से बहुत टाइम से ये अटेम्प्ट हो रहा था कि एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाए। ठीक? तो साइंटिस्टों को 19th सेंचुरी में आकर के सफलता मिली, जब इन्होंने एक ऐसा फाइबर बनाया जिसकी प्रॉपर्टीज सिल्क से मिलती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती हैं? सिल्क से मिलती हैं। ठीक है? और ये जो फाइबर ऑब्टेन हुआ, ये बेसिकली वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से ऑब्टेन हुआ। मतलब जो वुड पल्प है, उसके केमिकल ट्रीटमेंट से ऑब्टेन हुआ, और इसी को बोला गया रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क। क्लियर? ये बेसिकली क्या है? ये नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन हुआ है, येट इट इज अ मैन मेड फाइबर। मतलब ये भले ही लकड़ी के पल्प से ऑब्टेन हुआ है, बट इट वाज कॉल्ड एज अ मैन मेड फाइबर, क्योंकि उसमें जो केमिकल ट्रीटमेंट जो किया गया, वो लोगों के द्वारा किया गया। क्लियर? और ये कंपैरेटिवली चीपर होता है सिल्क से। ओरिजिनल जो सिल्क होता है उससे काफ़ी चीपर होता है। क्लियर? और इसके अलावा इसको कई सारे वाइड वेराइटीज ऑफ कलर्स में भी डाइड किया जा सकता है। मतलब इसको कई सारे कलर्स में तब्दील किया जाता है। नॉर्मली हमारे घर में जो बेडशीट होती है, जो चादरें जो बिछाई जाती हैं, उसमें रेयॉन भी होता है कॉटन के साथ। रेयॉन कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे हमारे यहाँ की बेडशीट तैयार होती हैं। और यही रेयॉन वूल के साथ मिक्स किया जाता है, जो हमारे घरों में कारपेट बनती है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कारपेट। ये कारपेट एक्चुअली वूल की पूरी नहीं है, इसमें रेयॉन को मिक्स किया गया है। क्लियर? तो रेयॉन बेसिकली केमिकल ट्रीटमेंट से ऑब्टेन होता है, वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से। और रेयॉन इज एन आर्टिफिशियल सिल्क, जो अगर कॉटन के साथ मिक्स हो जाता है तो बेडशीट बनती है हमारे घरों की, और अगर यही रेयॉन वूल के साथ मिक्स होता है तो कारपेट्स बनती है। क्लियर? तो आपको रेयॉन के बारे में समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो वो होता है नायलॉन। देखिए, नायलॉन की रस्सियां आपने देखी होंगी, बहुत पॉपुलर होती हैं और काफ़ी हार्ड होती हैं। नायलॉन की रस्सी को तोड़ना, 20 से अगर आपको कोई नायलॉन की रस्सी दे दे और बोले कि इसको तोड़ो, तो उसको तोड़ना इतना आसान
नहीं होता। तो नायलॉन एक्चुअली एक मैन मेड फाइबर है, ठीक है, ये भी एक तरीके का क्या है, मैन मेड फाइबर है, ठीक है। 1931 में, ठीक, 1931 में इसको बनाया गया था विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल मटेरियल। मतलब कि ये जो नायलॉन बना है, ये कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल को यूज करके नहीं बनाया गया। जबकि इससे पहले जो हमने रेयॉन पढ़ा था, वो नेचुरली वुड का इस्तेमाल करके बनाया गया है। बट अगर नायलॉन की बात करें, तो नायलॉन किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल से नहीं बना। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो जो कोयला है उससे, पानी से और हवा से ये बनाया गया नायलॉन। क्लियर? ये सबसे पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। फुल्ली सिंथेटिक मतलब इसमें कोई भी नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल किया ही नहीं गया। ठीक है। इसके अलावा नायलॉन की जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि नायलॉन का जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक है, एज वेल एज लाइट। ये मटेरियल जो होता है वो काफ़ी लाइट होता है। अब नायलॉन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, तो जो हमारे यहाँ जो मोजे जो आप पहनते हैं, सॉक्स, उसमें नायलॉन का इस्तेमाल होता है। फिर जो रोप्स बनाई जाती हैं, टेंट्स बनाए जाते हैं, टूथ ब्रशेस बनाए जाते हैं, या कार की जो सीट बेल्ट होती है उसमें नायलॉन होता है। स्लीपिंग बैग्स की बात करें, कर्टन्स की बात करें। क्लियर? अब ये जो रॉक क्लाइंबिंग, देखिए यहाँ पर ये दो पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं। एक आपको ये पैराशूट नजर आ रहा है और एक आपको ये व्यक्ति नजर आ रहा है जो रस्सी के सहारे पहाड़ पे चढ़ रहा है। तो ये जो रस्सी जो होती है, चाहे वो ये पैराशूट की रस्सी हो या ये जो व्यक्ति जो क्लाइंब कर रहा है माउंटेन, वो रस्सी हो, ये बेसिकली नायलॉन की बनी होती है। मैंने आपको बताया था कि नायलॉन का जो रस्सी होती है वो काफ़ी स्टील के वायर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए नायलॉन की रस्सी को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए ये पैराशूट्स या जो रॉक क्लाइंबिंग होता है उनमें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। तो अगर हम बात करें नायलॉन की, तो नायलॉन क्या था? नायलॉन बेसिकली सबसे पहला सिंथेटिक, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। इसके अलावा इसमें कोई नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें इसको बनाया कैसे गया? कोल से, वाटर से और एयर से। इसके अलावा जो हम इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, तो सॉक्स में या टेंट में या रोप्स में, या हम टूथब्रश की बात करें, कार का जो सीट बेल्ट होता है वो नायलॉन का बना होता है। तो और इसके अलावा पैराशूट्स और जो रोप्स, जो रस्सियाँ जो इस्तेमाल होती हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए, उसमें भी वो भी रस्सियाँ किसकी बनी होती हैं? नायलॉन की बनी होती हैं। तो ये हमारा रेयॉन था और दूसरा कौन सा था? नायलॉन था। अब अगर हम तीसरा बात करें, तो तीसरा हमारा है पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। तो यहाँ पर दो तरीके के सिंथेटिक फाइबर्स हैं, एक है पॉलिएस्टर और एक है एक्रेलिक। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीईस्टर की। ठीक है। तो पॉलीईस्टर भी एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर ही है। ठीक है। इसके जो फाइबर है, मतलब जो पॉलीईस्टर का जो फाइबर है, इसमें रिंकल्स नहीं होते। मतलब ये जो फैब्रिक जो बनता है इससे, वो जल्दी रिंकल नहीं होता। मतलब कि एक तो ये सबसे पहली बात, तो इसको बहुत आसान होता है वॉश करना। ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ड्रेस मटेरियल्स में पॉलीएस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। कई हम शर्ट्स की बात करें या कई ऐसी ड्रेसेस होती हैं जिसमें लोग जो हैं वो पॉलीएस्टर वियर करते हैं। अब इसमें जो सबसे पॉपुलर पॉलीएस्टर होता है, सबसे पॉपुलर पॉलीएस्टर होता है, वो होता है टेरेलिन। वो क्या होता है? टेरेलिन। ये सबसे पॉपुलर पॉलीएस्टर होता है। ठीक है। इसको बहुत ही फाइन फैब्रिक फाइबर्स में बनाया जाता है। ठीक है। ताकि वो यान में तब्दील हो सके। ठीक। इसके अलावा इसमें एक और भी पॉलीएस्टर होता है जिसको बोला जाता है पॉलीइथिलीन, पॉलीइथिलीन टेरे टेरेप्थलेट, पॉलीइथिलीन, पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट। ये भी एक तरीके का जिसे पीईटी कहा जाता है, ये भी एक पॉलीएस्टर का ही फॉर्म है। ये पॉलीएस्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पॉलीएस्टर बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, या फिल्म्स या वायर्स की अगर हम बात करें, या और भी कई यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने में ये काम आता है। तो आपको ये याद रखना है, टेरिलीन भी एक तरीके का पॉलीएस्टर है
और पॉलीइथिलीन टेरापेथलेट भी एक तरीके का पॉलीएस्टर है। क्लियर। अब जैसे कि अपन जानते हैं कि हम लोग जो जो भी है स्वेटर्स हैं या शॉल्स हैं या ब्लैंकेट्स हैं जो हम विंटर में यूज़ करते हैं, ठीक, वो एक्चुअल में देखा जाए ना तो नेचुरल वुल की नहीं बनी होती। आप कभी भी देखिएगा जो स्वेटर्स होते हैं या जो शॉल्स होते हैं या जो ब्लैंकेट्स होते हैं, वो ज़्यादातर केसेस में नेचुरल वुल के नहीं बने होते। वो लगते वूल के हैं, मतलब होता उसमें प्रॉपर्टीज वूल की ही हैं, बट वो एक्चुअली में पूरे नेचुरल वूल के नहीं होते। तो ये जो बनाया जाता है, जिस फैब्रिक से बनाया जाता है, हमारे जो स्वेटर्स हैं या शॉल्स हैं या ब्लैंकेट्स हैं, ये जिस फैब्रिक से बनाया जाता है या जिस फाइबर से बनाया जाता है उसको बोलते हैं एक्रेलिक। उसको क्या बोला जाता है? एक्रेलिक। ठीक है। क्योंकि जो वूल हमें नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है, मैंने आपको बताया था वूल ऑब्टेन्ड होता है, वुल इज द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल सोर्स। क्लियर। तो ये जो वुल ऑब्टेन होता है नेचुरल सोर्स से वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसी कारण से एक्रेलिक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसकी कॉस्ट कम हो सके, चाहे स्वेटर हो या ब्लैंकेट हो या शॉल हो। क्लियर। और ये क्या होता है, ये काफ़ी वेराइटीज़ ऑफ कलर्स में अवेलेबल होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आपको बहुत सारी वेराइटीज़ के कलर्स के आपको स्वेटर्स मिल जाते हैं मार्केट में। फिर आप शॉल देखिए तो कई कलर्स के, या ब्लैंकेट्स अगर देखें आप तो कई कलर्स के मिल जाते हैं। तो क्योंकि वो नेचुरल वूल के नहीं होते हैं पूरी तरीके से, उसमें कुछ पार्ट एक्रिलिक का भी मिला होता है। क्लियर। तो एक तरीके से देखा जाए तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल और ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं देन नेचुरल फाइबर्स। क्लियर। देन नेचुरल फाइबर्स। नाउ अब सिंथेटिक फाइबर्स की अगर हम बात करें तो सिंथेटिक फाइबर की एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो होता है फायर के अगेंस्ट में उसका रिएक्शन। बेसिकली जो सिंथेटिक फाइबर होता है हमारा, वो एक्चुअली बना होता है केमिकल्स से। वो कोई नेचुरल फाइबर तो होता नहीं है। वो किससे बना होता है? केमिकल्स से। तो बेसिकली होता क्या है, कभी भी जब किसी भी सिंथेटिक फाइबर में आग लगती है, ठीक, तो इसका जो फैब्रिक होता है वो मेल्ट हो जाता है। इसका जो फैब्रिक होता है वो क्या होता है? मेल्ट हो जाता है। फैब्रिक जो होता है वो क्या होता है? मेल्ट हो जाता है। इस कारण से कभी भी अगर किसी व्यक्ति ने कोई सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा पहना है, ठीक है, और वो अगर किसी उसको बाई चांस किसी में आग लग जाती है या वो किसी आग से पास आ जाता है, तो क्या होगा कि वो फैब्रिक जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होकर के वो बॉडी पे ही स्टिक हो जाता है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स की। इसीलिए ये प्रेफरेंस दिया जाता है कि सिंथेटिक कपड़ों का करके आप किचन में या लेबोरेटरी में काम ना करें, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मेल्ट हो जाती है ऑन हीट। जब भी कभी उसके फैब्रिक्स को हीट दिया जाता है तो वो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। ठीक। देखिए, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझ लीजिए यहाँ पर, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स प्रिपेयर होते हैं नंबर ऑफ प्रोसेसेस से यूजिंग रॉ मटेरियल, अगर वो पेट्रोलियम ओरिजिन के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब देखिए जो हमारा सिंथेटिक फाइबर बनता है वो किसी न किसी रॉ मटेरियल से बनता है, ठीक है। तो अगर वो पेट्रोलियम ओरिजिन के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है तो उन सिंथेटिक फाइबर्स को पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं। उन सिंथेटिक फाइबर्स को क्या बोला जाता है? पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज सिंथेटिक फाइबर। तो ये था हमारा सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो आई होप कि आपको सिंथेटिक फाइबर के बारे में समझ में आया होगा, क्या होता है सिंथेटिक फाइबर, फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, रेयॉन, नायलॉन, पॉलीस्टर, एक्रिलिक। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं, देखिए, पॉलीस्टर का, और ये एक्रिलिक के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये जो हमारी शटल कॉक होती है ये भी पॉलीस्टर की बनी होती है। क्लियर।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे प्लास्टिक्स की। देखिए प्लास्टिक्स से हम सब बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, क्योंकि जनरली अगर आप अपने घरों में देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो प्लास्टिक के बने होते हैं। क्लियर? तो बहुत सारे आर्टिकल्स या बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम एवरी डे यूज करते हैं, दैट इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक भी समझना जरूरी है कि एक्चुअली में प्लास्टिक होता क्या है। तो अगर हम समझें तो प्लास्टिक भी एक तरीके का पॉलीमर है। प्लास्टिक भी एक तरीके का पॉलीमर है, जैसे सिंथेटिक फाइबर, वैसे भी प्लास्टिक भी एक तरीके का क्या है, पॉलीमर है। ठीक, मतलब इसका मतलब ये है कि जो प्लास्टिक भी बना है वो स्मॉल 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 यूनिट्स को ज्वाइन करके बना है। मतलब ये छोटी छोटी यूनिट्स को ज्वाइन करके एक चेन बनाई गई है, जिसको मैंने आपको बताया था कि एक लार्जर यूनिट बनाया जाता है जिसको पॉलीमर कहा जाता है। तो प्लास्टिक भी ऐसा ही बनता है, लेकिन सारे प्लास्टिक्स का अरेंजमेंट एक जैसा नहीं होता। देखिए प्लास्टिक के अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक में बेसिकली दो तरीके के अरेंजमेंट होते हैं। अगर आप प्लास्टिक्स की बात करें तो प्लास्टिक में बेसिकली दो तरीके के अरेंजमेंट होते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, ये होता है लीनियर अरेंजमेंट और ये होता है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो दो तरीके के अरेंजमेंट होते हैं, एक होता है लीनियर अरेंजमेंट और एक होता है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ठीक है, तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर होता है जैसे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका अरेंजमेंट जो होता है वो सेम नहीं होता। किसी किसी में लीनियर अरेंजमेंट होता है और किसी किसी में क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है। क्लियर है? ठीक, अब आप देखेंगे कि प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हर साइज में अवेलेबल होते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप देखेंगे हर साइज में आपको प्लास्टिक का प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इससे ये कैसे पॉसिबल हुआ? भी आपको एक छोटा टिफिन बॉक्स भी मिल जा रहा है प्लास्टिक का ही, और एक इतनी बड़ी बाल्टी भी मिल जा रही है आपको प्लास्टिक की। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल सिर्फ इसी कारण से है कि प्लास्टिक में वो प्रॉपर्टी होती है कि उसे किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। प्लास्टिक के अंदर ही एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसे किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। इसीलिए आप देखेंगे ये छोटा सा टिफिन बॉक्स, अगर हम बात करें, ये छोटा सा टिफिन बॉक्स भी प्लास्टिक का बना है और ये जो बड़ी बाल्टी है ये भी प्लास्टिक की बनी। तो प्लास्टिक का बने हुए मटेरियल्स आपको हर साइज के मिल जाएंगे। उसका कारण यही है कि प्लास्टिक के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है जिससे उसे इजीली किसी भी साइज में मोल्ड किया जा सकता है। इसीलिए प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? तो प्लास्टिक एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा वैरायटी में यूज होती है, इसीलिए क्योंकि प्लास्टिक के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उसे किसी भी साइज में मोल्ड किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको दिखाया, एक छोटा टिफिन बॉक्स भी प्लास्टिक का बना होता है और एक बड़ी बाल्टी भी जो बनी है वो प्लास्टिक की बनी है। क्लियर? अब आपको एक एक्सपेरिमेंट अगर इसमें करना हो तो आप कभी भी प्लास्टिक को बेंड करिए। बेंड मतलब उसको दबाइए या उसको बेंड करिए। क्लियर? आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि कोई कोई प्लास्टिक इजीली बेंड हो जाता है और कोई कोई प्लास्टिक बेंड नहीं हो पाता, वो टूट जाता है। देखिए प्लास्टिक में भी क्लासिफिकेशन है। कोई कोई प्लास्टिक ऐसा होता है जो बेंड हो जाता है और कोई कोई प्लास्टिक ऐसा होता है जो बेंड नहीं हो पाता। जब आप उस पर बेंड करने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर आप एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए और उसके अंदर गर्म पानी डाल दीजिए। प्लास्टिक की बोतल के अंदर लीजिए और गर्म पानी डाल दीजिए, तो होगा क्या? उससे प्लास्टिक जो होगा वो डिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि गर्म करने से प्लास्टिक तुरंत डिफॉर्म होता है। आप कभी भी किसी प्लास्टिक को गर्म कीजिए, तुरंत पिघल जाएगा। क्लियर?
तो हीटिंग के जरिए क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक्स, अगर हम बात करें ऐसे प्लास्टिक्स जो कि इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग मतलब अगर गर्म किया जाए उसको तो वो पिघल जाए, एज वेल एज इट कैन बेंड इजली। अगर ऐसे प्लास्टिक्स जो आसानी से बेंड हो जाते हैं या गर्म करने पर वो डिफॉर्म हो जाते हैं, ऐसे प्लास्टिक्स को बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक्स को बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक्स होते हैं जिनको इजीली बेंड किया जा सकता है या जिनका हीटिंग के कारण डिफॉर्मेशन, तो ऐसे प्लास्टिक्स को बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक्स। अगर थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जांपल्स देखें तो सबसे जो फैमिलियर एग्जांपल होता है वो हमारी होती है पॉलीथीन। जो आप सामान लेने जाते हैं तो प्लास्टिक की जो पॉलीथीन मिलती है वो आपको थर्मोप्लास्टिक की बनी होती है। वो क्या होती है? थर्मोप्लास्टिक्स की। या आप पीवीसी देख लीजिए, पीवीसी जो पाइप्स होते हैं वो भी थर्मोप्लास्टिक्स के बने होते हैं। इसके अलावा जो खिलौने बच्चों के जो बनते हैं, प्लास्टिक के जो खिलौने बनते हैं वो भी थर्मोप्लास्टिक के होते हैं। वो भी क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक के। क्लियर? तो ये था थर्मोप्लास्टिक्स, मतलब ऐसे प्लास्टिक्स जो इजीली बेंड हो जाते हैं या वो हीटिंग करने पर इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं, ऐसे प्लास्टिक्स को बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक्स। अब कुछ ऐसे भी प्लास्टिक्स होते हैं जिनको एक बार अगर किसी शेप में मोल्ड कर दिया गया फिर वो सॉफ्टन नहीं होते बाय हीटिंग। मैंने अभी आपको बताया था हीटिंग करने से कुछ प्लास्टिक्स जो होते हैं वो पिघल जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो नहीं पिघलते। क्लियर? तो जो नहीं पिघलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ये थर्मोप्लास्टिक्स कहलाता है। तो जो नहीं पिघलते हैं या जो सॉफ्टन नहीं होते हैं बाय हीटिंग, वो जो कहलाते हैं वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। एक होता है थर्मो और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो जो इजीली सॉफ्टवेयर नहीं होते बाय हीटिंग उनको बोला जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बेकेलाइट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बेकेलाइट, जो कॉमनली हमारे यहाँ यूज किया जाता है। वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्लियर? तो वो क्या होता है? बेकेलाइट जो होता है वो यूज नहीं होता उसमें। बेकेलाइट इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो आपको क्लियर हो रहा है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं जो सॉफ्टन नहीं होती बाय हीटिंग। क्लियर? और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है बेकेलाइट। क्लियर? वैसे भी और भी कई सारी प्लास्टिक्स होते हैं बट बेकेलाइट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एंड एक्चुअली बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बेकेलाइट जो होता है वो बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है? एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम बात करें तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है। इसीलिए आप देखिए आपके घरों में जो ये इलेक्ट्रिक के स्विचेस होते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रिक का स्विच आपको नजर आ रहा है, ये आपके बेकेलाइट के बने होते हैं, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। चूंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है इसीलिए वो स्विचेस जो बनाए जाते हैं वो इसके बनाए जाते हैं, क्योंकि जिससे कि आपको शॉक ना लगे या गर्म ना लगे, बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बेकेलाइट का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि बेकेलाइट का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो होता है, जो इलेक्ट्रिक के स्विचेस हमारे घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बेकेलाइट के बने होते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि कौन सा प्लास्टिक यूज होता है, वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्लियर? इसके अलावा जो यूटेंसिल्स के ऊपर जो हैंडल होता है, आपने कभी देखा हो कि जो हमारा यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो जो यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं वो उसका जो हैंडल होता है, आप कभी भी देखिएगा उसका जो हैंडल होता है
वो ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो। क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आप यूटेंसिल को वैसा ही बना देंगे जैसा कि वो यूटेंसिल है, तो आप देखेंगे कि जो अपना जो गरम है वो पुअर कंडक्टर ऐसा बनाया जाता है मटेरियल का जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो। आपने कभी भी देखा हो घरों में आपके कुकर हैं, कुकर के कभी भी आप हैंडल को देखिएगा, क्लियर, हैंडल के ऊपर एक ब्लैक रंग का एक हैंडल के ऊपर जो कुकर रहता है एक्चुअल में, उसके ऊपर हैंडल में एक ब्लैक रंग का उसका एक वो ऊपर से कोटिंग रहती है। इसीलिए आप कभी भी कुकर को हाथ लगाइए तो आपको गर्म नहीं लगेगा। कारण क्या है कि वो ऐसे मटेरियल का बना है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो बेकेलाइट का इस्तेमाल यूटेंसिल्स के हैंडल में भी किया जाता है, एज बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, जितनी भी थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं या उसके एप्लीकेशंस आपको समझ में आए होंगे। क्लियर? यहाँ पर देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के कई सारे एप्लीकेशंस आपको दिए हैं। इसके अलावा थर्मोप्लास्टिक्स के भी एप्लीकेशंस दिए हुए हैं जो घरों में डब्बे वगैरह इस्तेमाल होते हैं किचन वगैरह में, तो वो बेसिकली थर्मोप्लास्टिक्स के बने होते हैं। क्लियर? अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो जो प्लास्टिक है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो ऐसा क्यों है? रीजन क्या है उसका कि भाई प्लास्टिक का ही इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस, तो प्लास्टिक को ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है ज्यादातर चीजों में? आपने कभी नोटिस किया हो, चाहे फूड आइटम्स को स्टोर करना हो, वाटर को, मिल्क को, पिकल्स को, ड्राई फ्रूट्स को, किसी को भी प्लास्टिक के कंटेनर ही कन्वीनियंट होते हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है? कारण उसका सबसे बड़ा ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कि प्लास्टिक का वेट लाइट होता है, हल्का होता है प्लास्टिक। इसीलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए। या अगर आप पानी की टंकी भी देखें तो वो जो पानी का जो वो भी प्लास्टिक का बना होता है। क्लियर? तो उसका कारण है लाइट वेट। ठीक है, और उसका एक और कारण भी है कि इसका प्राइस कंपैरिजन टू मेटल के कम होता है, स्ट्रेंथ अच्छी है और इजीली हैंडल किया जा सकता है प्लास्टिक को। तो ये सारे कई सारे कारण होते हैं। ठीक है, तो लाइटर होता है एज कंपेयर टू मेटल्स। प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कार, एयरक्राफ्ट, इवन स्पेस क्राफ्ट में भी यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये जो आप प्लास्टिक्स के यूज देख रहे हैं, तो प्लास्टिक का यूज हर जगह दिया जाता है। इसके बेसिकली तीन मुख्य कारण हैं। एक तो मैंने आपको बताया, लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो होता है वो लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। ठीक, और इसको किसी भी शेप्स या साइज में तब्दील किया जा सकता है, इसीलिए प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? तो बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है और इसके अलावा चीप होता है एज कंपेयर टू मेटल्स के। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव भी होता है। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया हो कि जो लोहा होता है उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, मतलब आप उसको अगर बाहर रख दें, मॉइस्चर में रख दें, तो वो जंग लग जाएगा उसमें। लेकिन प्लास्टिक कभी भी वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए प्लास्टिक में जंग नहीं लगता। क्लियर? तो प्लास्टिक में जंग नहीं लगता, इसीलिए बहुत सारे स्टोरेज में बहुत सारे मटेरियल्स यूज होते हैं, जिसमें कि इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, उसमें भी प्लास्टिक के ही स्टोरेज यूज किए जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक बेसिकली नॉन रिएक्टिव। तो एक तो लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, इसके अलावा नॉन रिएक्टिव है, एज वेल एज प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। चाहे हीट ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, प्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इसीलिए जितने भी आप यूटेंसिल्स देख लीजिए, तो भले ही यूटेंसिल्स मेटल के बने हों, बट उसका हैंडल हमेशा प्लास्टिक का होता है। वाई? बिकॉज ऑफ द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक स्विचेस जो बनाए जाते हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। कारण उसका यही है कि दे आर बैड कंडक्टर्स या पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण प्लास्टिक जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है हमारी लाइफ के लिए। अब
यही प्लास्टिक हमारे लिए एक मुसीबत भी बनता जा रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार गवर्नमेंट भी इस चीज को कह रही है धीरे धीरे कि प्लास्टिक का यूज कम से कम किया जाए। हालांकि प्लास्टिक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन प्लास्टिक एक तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन हम समझेंगे प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट में। देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करें कि मार्केट अगर हम जाते हैं तो वहां पर प्लास्टिक के या पॉली बैग्स आप लेकर के आते हैं। उसमें से जो भी सामान आप लेकर के आते हैं वो आपने रख लिया, अलग कर लिया। उसके बाद उस पॉली बैग को क्या करते हैं, आप कचरे में डाल देते हैं। तो अल्टीमेटली वहां से प्लास्टिक कहाँ चला जाता है? गार्बेज में जाता है। प्लास्टिक का डिस्पोजल सबसे मेजर प्रॉब्लम। जो प्लास्टिक होता है उसका डिस्पोजल, मतलब उसका जो डिस्पोज करना है, वो सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है। ऐसा मटेरियल जो कि नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज्ड हो उसको बायोडिजेनरेबल कहते हैं, और ऐसा मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज ना हो उसको नॉन बायोडिजेनरेबल बोलते हैं। मतलब कि बैक्टीरिया के एक्शन के साथ अगर कोई मटेरियल डिकम्पोज नहीं हो रहा है थ्रू नेचुरल प्रोसेस तो उसको नॉन बायोडिजेनरेबल बोलते हैं। ठीक। अब चूंकि प्लास्टिक एक तरीके से नॉन बायोडिजेनरेबल में आता है, मतलब कि वो उसको डिकम्पोज होने में सालों लग जाते हैं। सिंस प्लास्टिक्स टेक सेवरल इयर्स टू डिकम्पोज, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो ये क्या करता है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये बर्निंग अगर आप करते हैं किसी भी, तो बहुत स्लो होती है उसकी, ठीक है, और कंप्लीटली बर्न होना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, और अगर वो बर्न होता भी है तो उसके कारण जो जो धुआं निकलता है, जो पॉइजनस फ्यूम्स निकलते हैं एटमॉस्फेयर में, इट कॉजेज एयर पॉल्यूशन। क्लियर? तो ये सारे प्लास्टिक्स के प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि प्लास्टिक को डिस्पोज करना सबसे डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए आज की डेट में सभी इसी बात पे एम्फेसाइज करते हैं, टू सेव आवर एनवायरमेंट लेस यूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी देयर। किसी भी तरह प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल किया जाए, या कुछ ऐसी प्रोसेस निकाली जाए जिससे हम प्लास्टिक के 5R प्रिंसिपल पे चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो प्लास्टिक के लिए कंपैरिजन किया जाए तो 5R प्रिंसिपल्स पे हम चलते हैं। सबसे पहला होता है रिड्यूस करना। रिड्यूस मतलब प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करें। फिर इसके अलावा होता है रीयूज, मतलब उसको फिर से रीयूज कर लिया जाए विदाउट डिस्पोजिंग देम। फिर उसके बाद है रिसाइकल, उसको रिसाइकल किया जाए। चौथा जो होता है वो होता है रिकवर। ठीक। और पांचवा जो होता है वो होता है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब ये होता है कि भाई आप प्लास्टिक के, जैसे कभी अगर आप बाहर शॉपिंग के लिए भी जाते हैं तो प्लास्टिक की पॉलीथीन ना लेने के बजाय आप अपना जो है झोला लेकर के जाएं और उससे सामान लें। तो ऐसे जब आप एज अ सिटीजन यूज होगा तो फिर प्लास्टिक का जो यूज है, वो यूजेज है, वो कम होगा। क्लियर? तो अगर हम बात करें तो किसी भी नदी में या रोड पे आप प्लास्टिक का कोई भी चीज, बैग ना फेंकें, डू नॉट थ्रो। क्लियर? और अपने साथ कॉटन का बैग लेकर के जाएं, और वहां शॉपिंग के लिए अगर आप जा भी रहे हैं तो कॉटन का बैग लेकर के जाएं। तो बेसिकली यूज करना प्लास्टिक, प्लास्टिक इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, बट इट्स यूजेस शुड बी मिनिमाइज नाउ, बिकॉज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आकर के हमारा जो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।